चलते चलते होमगार्ड कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति से बात हो रही है और इनसे हम जानते हैं धर्म और राजनीति के बारे में। सर, धर्म और राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या दोनों को एक साथ होना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि धर्म और राजनीति साथ साथ होनी चाहिए। अगर राजनेता है, जैसे मानी मानो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो संत वेश में है, तो संत वेश में है तो न्याय संगत चलेंगे। चलिए रहे। और धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर गद्दी पे है तो अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा और न्याय प्रक्रिया ठीक रहेगी। तो आम जन को सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सुविधाएं भी मिलेगी और पूर्ण रूप से शासन का लाभ, सरकार का लाभ आम जन तक पहुंचेगा। ये मेरा अपना मानना है। इसलिए धर्म और राजनीति साथ साथ होनी चाहिए और जरूरी है। अच्छा सर, जैसा आपका नाम है, कहा ये कहावत है ना कि यथा नाम यथा गुण, कि धर्मवीर प्रजापति, धर्मवीर नाम में ही सब कुछ है, सकारात्मक ऊर्जा भी है। धर्म में इसमें इस नाम में ये भी छिपा है कि जो सच को करने का सोच रखता हो, माता रखता हो। तो ये नाम आपके घर वालों ने, पिताजी माताजी ने क्या सोच के रखा था? देखिए, मेरे पिताजी धार्मिक थे, मेरे बाबा धार्मिक थे। हमने बाबा को भी देखा है। पिताजी हमारे डेली रामायण का पाठ करते थे और अध्यात्मवादी थे। और मेरी माँ ने बताया हमें कि मैं जब गर्भ में था तो पिताजी रामायण पढ़ते थे, माँ सुनती थी। मैं मानता हूँ कि उसी का प्रतिफल है कि मेरी जो मन की जो भावना है वो धार्मिक है, वो उसी का प्रतिफल है। हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि गर्भ में जब बच्चा होता है और उस घर में जैसा वातावरण होता है उसी वातावरण का असर उस घर में जो बच्चा होता है उस पर होता है। तो पिताजी रामायण पढ़ते थे, माँ सुनती थी, उसका प्रतिफल है। पूरा असर जो है धार्मिक का पूरा पूरा है और होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए। सर, इंसानी जीवन का मतलब ही क्या है? देखिए, हमने जाना है और माना है कि पैसा सब कुछ नहीं है, इंसानियत होना विशेष ज़रूरी है। जैसे अभी कोरोना आया, पूरा विश्व प्रभावित हुआ, तो मैंने उससे भी सीखा। उससे मैंने सीखा कि जो देश व्यवस्था में नंबर 1 पे थे वो फेल हुए, सुविधाओं में जो नंबर 1 पे थे वो भी फेल हुए और कुछ कर नहीं पाए। तो इसके पीछे मैंने जो अध्ययन किया है, तो वो अध्ययन ये है कि इंसान प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। तो जब जब और शास्त्रों में लेख है और संतों महंतों की वाणी है कि इंसान जब जब प्रकृति के विपरीत जाता है तब तब कोई न कोई महामारी, किसी न किसी बीमारी का रूप लेकर के आती है। और वो प्रकृति एहसास कराती है कि थोड़ा ध्यान रखें, हमारा हम भी है। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, फ्री में दे रही है। ऑक्सीजन दे रही है हमें फ्री में, प्रकाश गर्मी दे रही है हमें, पानी दे रही है, सब कुछ हमें फ्री में दे रही है प्रकृति। अब फ्री में दे रही है तो उसका महत्व हम लोग समझ नहीं पा रहे। समझा है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन पैसे से लगती है, तो गरीब व्यक्ति सोचता है कि डॉक्टर से कहता है कि सर बिना ऑक्सीजन काम चल जाए तो चला लो। और लेकिन जो प्रकृति हमें फ्री में दे रही है, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक दे रही है, तो उसका थोड़ा हमें उसका भी संरक्षण करना चाहिए। मेरा अपना मानना है प्रकृति की संरक्षित रहेगी तो इंसान की जीवन जो है ठीक तरह से चलेगा। प्रकृति से छेड़खानी करने का ही परिणाम है जो हम लोग भुगत रहे हैं, कोरोना हो चाहे अन्य बीमारियां हो। तो पहले जब बचपन में सुनते थे हम, तो एक प्लेग की बीमारी आई थी ऐसी, उसका कोई इलाज नहीं था। उस पर भी लोग जो है बहुत इंसान जो है दुनिया से चले गए थे। तो मेरा अपना मानना है कि प्रकृति का हमें संरक्षण करना चाहिए और आपके माध्यम से सबसे कहूँगा मैं, प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति का पर ध्यान दें, नहीं तो परेशानियाँ आगे आने वाले समय में भी हमको झेलनी पड़ेगी। दुनिया विनाश की ओर नहीं झेलनी, हम लोगों को झेलनी पड़ेगी अगर प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो। हमें वैसे मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ लोगों में बदलाव आया है। एक स्वच्छता पे अभियान की तरह ले लिया, तो बहुत सी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं तो जनता मानती है। तो अगर उनके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम ना हो तो क्यों कहें ऐसी बात।
इसलिए राजनेता को धार्मिक होना भी विशेष जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। प्रधानमंत्री जी तो खैर, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, ये लोग तो स्वच्छता पे विशेष जोर दे ही रहे। स्वच्छता भी दे रहे हैं और हमारे समय समय पर दिखा भी रहे हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने जो एकदम भव्य बना दिया। हमारी अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था उसको पूरे विश्व को पूरा विश्व जानने लगा। हमारे मोदी योगी के कारण जानने लगा कि अयोध्या कहाँ है और भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इससे क्या है कि लोगों में भगवान के प्रति भावना बढ़ रही है आस्था तो है और लोग जान रहे हैं। ये सर, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का सौभाग्य ये कहिए कि हम लोग का ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री मिले, और आप जैसे मिनिस्टर की अगर ये सोच है तो मुझे लगता है कि बदलाव बहुत तेजी से होगा। देखिए, मेरा मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि राजनीति में भी बदलाव हो, अच्छे लोग राजनीति में आए, धर्म को मानने वाले लोग राजनीति में आए और उनसे एक प्रेरणा बने। हमारी युवा पीढ़ी में एक प्रेरणा जाए, एक मैसेज जाए कि धर्म को मानने वाला भी व्यक्ति राजनीति कर सकता है और कर सकता है, सफल हो सकता है और आम जनता और धर्म के प्रति उसका रुझान बढ़े, धर्म के प्रति आस्था बढ़े। ये भी एक संदेश जाना चाहिए। सोच आपकी बहुत बड़ी है, और कहते हैं ना कि जब आदमी सकारात्मक सोचता है तो उसका असर उसके आसपास के लोगों पर जरूर पड़ता है। तो आप ये जो मैसेज दे रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनता को, ये द संडे न्यूज हर हाल में पहुंचाएगा और जो भी आपकी योजनाएं हैं उसको भी दिखाता रहेगा। और अब हम लोग मंत्री जी के आवास पे आ गए हैं, चलते चलते आगे और भी बातें होंगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सभी जगह चर्चा थी कि ये सरकार क्या कुछ नया करने की तैयारी कर रही है या पहले की तरह ही कुछ काम करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुखिया ही ईमानदार हो तो साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी की राह पे 2 कदम आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करते हैं कारागार होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी से। धर्मवीर प्रजापति जी के बारे में बता दें कि वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री की राह पे ही चल रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नया कारनामा करते जा रहे हैं। जेलों में जहां उन्होंने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करा दिया, वहीं होमगार्ड विभाग के मुखिया के तौर पे ये अपने आप को स्थापित कर लिए हैं, क्योंकि इन्होंने एक संदेश दिया ऑडियो में कि मैं मंत्री नहीं, मैं आपका अभिभावक हूँ। यानी 1,18,000 जवानों के अभिभावक बन गए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये सोच इनके पास कहाँ से आई, क्योंकि जैसा चर्चा है और लोगों से सुनने को मिलता है कि धर्मवीर प्रजापति जी बहुत ही संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से कि संघर्ष की दास्ता में क्या क्या पड़ाव ऐसा आया जिसमें कई बार ये अपने को पराजित महसूस किए होंगे, कई बार सफलता के 2 कदम आगे पायदान पे चढ़ते नजर आए होंगे। इन सारी बातों का आज हम खुद धर्मवीर प्रजापति जी से बात करते हैं। धर्मजी जी, द संडे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सुना है कि आप बहुत संघर्ष की राह से गुजरते हुए इस मुकाम तक आए हैं। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर राजनीति में कैसे आप आए और किन किन कठिन राहों से गुजरे। देखिए, अभी तक बचपन से लेकर अभी भी संघर्ष ही चल रहा है और संघर्ष इसलिए है कि बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण, सामाजिक होने के कारण समाज में और राजनीति में जो कुछ हमें खामियां दिखी, जो कमियां दिखी, इच्छा थी कि कुछ बदलाव हो, जो कमियां हैं वो दूर हों और राजनीति के साथ साथ जो व्यक्ति राजनीतिक है वो साथ साथ इंसान भी हो। ये मन में था, बस ये मन में था। तो धीरे धीरे सामाजिक स्तर से चलते चलते फिर राजनीति में प्रवेश करके और राजनीति में प्रवेश करके जब प्रवेश किया, कुछ समय चले तो थोड़ा मन में ये आया कि नहीं, राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। किस साल की बात है? ये समय हो गया, बहुत समय हो गया, करीब 20 साल से पहले की बात है। तब मन में आया था कि मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति करता, साधना करता था, साधना छूट गई। राजनीति में जाने के बाद जो सोचते थे
वो अवसर कम मिलता था राजनीति में जाने के बाद। तो मन में आया कि कहाँ चले गए हम। फिर कुछ मेरा साधु संतों के साथ और सज्जन पुरुषों के साथ बैठना उठना था। अब एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने मेरी भविष्यवाणी की थी बहुत पहले, जब मैं राजनीति में नहीं था तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं राजनीति नहीं कर सकता, कि धार्मिक परिवर्तित व्यक्ति हूँ, राजनीति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा। और ये बहुत समय पहले की बात है। 1.5 साल बाद संयोग ऐसा बन गया कि मैं राजनीति में प्रवेश कर गया बिना किसी प्रयास के। तब मुझे लगा कि उनकी बात सत्य हो गई। फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप जो है बहुत आगे तक जाएंगे। ये भविष्यवाणी उनकी थी, बहुत संत पुरुष थे। धीरे धीरे फिर जब घृणा हुई तो उन्होंने जान भी लिया कि मुझे घृणा हो रही है। घृणा किस बात को लेकर के? घृणा ये थी कि एक तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो सुख शांति चाहता है, और यहाँ सुख शांति नहीं थी राजनीति में। भागम भाग की जिंदगी, दूसरा साधना उधर छूट गई थी, साधना नहीं हो पाती थी। मैं सोचता था कि साधना करूं जितनी हो जाए उतनी, और परिवार के दायित्व से मुक्त होकर के और फिर सन्यास में जाऊं, इच्छा थी ये शुरू में। लेकिन जब उन्होंने एक संत थे, उन्होंने भविष्यवाणी की और अचानक घटना घट गई राजनीति में आने के बाद, फिर ये मन में आया कि साधना छूट गई सब कुछ और सुख शांति नहीं है। तो फिर जैसे उन्होंने जाना, हमारे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बुला कर कहा कि आपको घृणा हो रही है। मैंने कहा हाँ घृणा हो रही है। तो बोले नहीं, घृणा नहीं करनी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना है। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, सकारात्मक सोच होगी, सकारात्मक कदम होंगे, तो अन्य आने वाले अच्छे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो जब उन्होंने दिमाग में बिठाया और उन्होंने कहा कि आप परमार्थ करना चाहते हैं, धर्मार्थ करना चाहते हैं, तो यहाँ भी है, राजनीति में भी कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि असहाय व्यक्ति जिनकी कोई नहीं सुनता, आप उनकी मदद करिए। जब सत्ता में रहेंगे, ताकत में रहेंगे, तो उनकी मदद करिए, वो भी एक परमार्थ का धर्मार्थ का काम है। बस मन में बैठ गया और फिर शुरू हो गई। सबसे पहले आप संघ से जुड़े थे, तो किस साल किस पद पे आप धीरे धीरे करके आप और कहाँ के रहने वाले, कहाँ से शुरुआत आपने राजनीति की? देखिए, जन्मभूमि मेरी हाथरस जनपद की है, बहरदोई गांव है, और बहुत सामान्य परिवार से हूँ, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। पिताजी मेरे एक जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे, बड़ी जनरल स्टोर की दुकान थी। बाबा सर्विस करते थे और पिताजी अकेले थे, और हम 3 भाई थे। बड़े भाई हमारे बाबा के साथ रहते थे फिरोजाबाद में, उनका चूड़ी का कारोबार था, उनके बच्चे वहीं थे। हम पिताजी के साथ रहते थे गांव में जब पढ़ते थे, और शनिवार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी रहती थी, रविवार की, तो फिर साइकिल से सामान लाते थे दुकान का, और उनका सहयोग करते थे दुकान में। जो भी पढ़ाई से के बाद में फिर दुकान पे बैठना, संभालना, ये सब करते थे। और बस धीरे धीरे ये सफ़र शुरू हो गया। हाँ, एक मन में ये ज़रूर थी बचपन से लेकर कि समाज में कुछ बदलाव के लिए कुछ किया जाए, ये मन में थी। तो सामाजिक संगठनों में जुड़ना हो गया मेरा। अपने समाज में संगठन में बहुत बड़े स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक मैंने काम किया। राजनीतिक इकाई का मैं संयोजक रहा राष्ट्र का, अपने समाज के संगठन में, प्रजापति समाज के संगठन में। लेकिन धीरे धीरे वहाँ लोगों की बहुत सारी समस्याएं देखी हमने। फिर लगा कि राजनीति में भी कुछ बदलाव हो, अच्छे लोग आएँ। पीड़ा होती थी कि जिलों में देखते थे हम कि गरीब व्यक्ति हैं, उनकी कोई सुनता नहीं था ज़्यादातर लोग। तो मन में पीड़ा होती थी कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारे पीड़ित रहते हैं, सच्चे अच्छे इंसान होते हुए पीड़ित रहते हैं। तो मन में ये था कि राजनीति में जाकर के भी कुछ बदलाव की स्थिति हो। ताकतवर आप होंगे तभी तो बदलाव लाने की और मदद कर सकते किस। तो धीरे धीरे जब राजनीति में बढ़े आगे, तो मानी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी भरोसा करने लगे। तो पिछले उन्होंने कार्यकाल में मंत्री बना लिया, लेकिन समय थोड़ा अब कम मिला हमें, क्योंकि एमएलसी बने थे। उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सम्मिलित कर लिया। उसके बाद कुछ समय बाद ही
आचार संहिता लग गई, अब चुनाव में चले गए हम लोग। संगठन में थोड़ा ज़्यादा रहा हूँ मैं, तो संगठन का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। पार्टी संगठन जिम्मेदारी बहुत दी है संगठन ने। मैं हिमाचल चुनाव में गया, गुजरात चुनाव में गया, हरियाणा चुनाव में गया, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, अधिकतर लोकसभा में गया मैं। इस चुनाव में 17 के चुनाव में मैंने 2013 से और 17 के चुनाव तक चुनाव प्रबंधन में बूथ प्रबंधन का काम देखा। तो बूथ का मैनेजमेंट बहुत बारीक काम है। तो हम 3 लोग थे, 3 लोगों ने 2-2 क्षेत्र बांट करके हमने काम किया। तो उसका फिर बूथ समिति बनाना, फिर उसकी बैठकें कराना, फिर उसकी सम्मेलन कराना। माननीय अमित शाह जी जब प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, उस समय बूथ का मैनेजमेंट पूरा करके फिर उनको सम्मेलन कराना। फिर उसके बाद 17 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 से 5 सम्मेलन विधानसभा, 2 विधानसभा को मिलाकर 2 से 5 पिछड़ा सम्मेलन कराए। तो बहुत बड़ा समय। एक दिन तो 17 के चुनाव के बाद जब सरकार बन गई, तो उस समय थोड़ा बहुत परेशान भी थे हम। लगता था कि मोबाइल बंद करके किसी गुफा में चले जाओ रेस्ट के लिए, मतलब इतना थक गए थे। जिम्मेदारियां बहुत। तो फिर उसके बाद में जब मैं गया वहाँ कार्यालय में, तो संगठन ने और जिम्मेदारी दे दी कि मैं तो गया था छुट्टी लेने के लिए, और कह दिया कि आप हिमाचल चुनाव में जाना है, और छुट्टी नहीं दी और हिमाचल चुनाव में चले गए। वहाँ से लौटे तो फिर गुजरात चुनाव में चले गए। गुजरात चुनाव से जिस दिन लौटे उसी दिन फ़ोन आ गया कि आपको जो है कानपुर उपचुनाव है थोड़ा। मैंने कहा आज ही आया हूँ। बोले कि नहीं, 2-3 दिन का समय है, आप दे देंगे तो सीट निकल जाएगी। तो मैं फिर सीधा फिर उपचुनाव में कानपुर चले गई। जिम्मेदारियां उसे ही दी जाती है जो उठाने का दम रखता है। यानी योगी जी की ये बातें आपकी ज़्यादा प्रभावित की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन दोनों थोड़ा विश्वास करते हैं, और मैंने भी जो है जहाँ जो जिम्मेदारी दी वो निष्ठापूर्वक निभाई, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती मैंने। मेरा अपना मानना है कि हम जब संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन कोई जिम्मेदारी दे रहा है, अब हम परिवार से दूर जा रहे हैं संगठन का काम करने, तो मैं मानता हूँ कि जब परिवार को हमने छोड़ा है और संगठन को दे रहे हैं समय, तो पूरा समय दें, या फिर नहीं दे पा रहे हैं तो परिवार को समय दें। मतलब धोखा नहीं करना है, न परिवार के साथ करना है न पार्टी के साथ करना है। और क्योंकि जब परिवार छोड़ रहे हैं तो पूरा निष्ठा समर्पित होना चाहिए पार्टी के प्रति, और जब परिवार के साथ है तो परिवार के साथ पूरा समय। ये मेरा अपना मानना है। और जहाँ भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ उसे निभाया पूरा। बहुत से समय ऐसा आया कि बहुत से लालच दिए गए हमें, कई चुनावों में लालच दिए गए विपक्ष की ओर से। तो राजनीति में सब चलता है। नहीं, मैंने जो है ईमानदारी के साथ पूरे पार्टी की निष्ठा के साथ काम किया, ये मेरी पहचान है। नीचे से ऊपर तक सभी नेता, ऊपर संगठन का और सरकार में जो भी है वो सब भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। मंत्री जी ये बताइए, मुख्यमंत्री जी को ऐसी कौन सी बात आपकी अच्छी लगी जो आप पे पूरी तरह से भरोसा करते हो? कोई ऐसी घटना? संगठन और सरकार जो भी जिम्मेदारी दी वो निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन किया। कभी भी कोई, मैंने जब से राजनीति में आया कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी का अहित हो। जहाँ भी रहा निष्ठापूर्वक पार्टी के हित में काम किया, और पार्टी का भरोसा और सरकार का भरोसा जीता। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन भरोसा करते हैं, और भरोसा के कारण ही कारागार और होमगार्ड विभाग दिया। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कुछ उसमें बदलाव हमारे माध्यम से हो, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और संगठन हमारे ऊपर इतना भरोसा करता है कि जहां बदलाव करना हो वहां जिम्मेदारी दे देते हैं। तो मैं भी अपना सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी और संगठन इतना भरोसा करता है कि मैं बदलाव कर सकता हूँ। सर ये बताइए, आपको 2 बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई, अधिकारियों की सोच में बदलाव लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे भ्रष्टाचार बहुत मुद्दे उछलते रहते थे, इस पर रोक लगाने के लिए आप क्या, मतलब कैसे मैसेज देना चाहते हैं आप रोकी कि उस पर भी लगाम लग सके? देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे मोदी जी और योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी जगह पे ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं।
तो अधिकारी कर्मचारी भी उसी रूप से कार्य योजना में लगते हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस क्षेत्र में चाहे कोई विभाग हो, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे और भी कहीं कोई हो, उसका मुखिया अगर कर्तव्यनिष्ठ है तो आज नहीं तो कल उनके स्टाफ को कर्तव्यनिष्ठ होना ही पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। तो इसलिए व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और जो अपने मन में हो उसे आप अपने विभाग के स्टाफ के साथ बैठ करके खुले मन से चर्चा करनी चाहिए। खुले मन से चर्चा करेंगे तो उनके मन में अगर कोई भी धारणा है, कुछ कह नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो वो ख़त्म होगी। तो आज अपने आदान प्रदान होगा, अपनी सोच का, अपने विचार का, तो उसमें से परिवर्तन होगा ही। आपके परिवार की बात करें तो ऐसा सुनने में आया कि आपके भाई जो हैं आज भी किराना का दुकान चलाते हैं। तो एक लोगों के अंदर जो मैसेज गया है कि एक ऐसे मंत्री ऐसे परिवार से हैं और उनमें खुददारी, ईमानदारी, निष्ठा सब भरी ही है। तो क्या आज भी वो किराने की दुकान पे ही काम अपना चला रहे हैं? आज भी चला रहे हैं और मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे कोई संकोच नहीं है कि क्योंकि एक मैसेज हमें भी देना है कि व्यक्ति अपने परिवार से पहले, जहां हमें जो जिम्मेदारी सरकार में मिली है, तो अपने परिवार से पहले हमारा पूरा प्रदेश की जनता हमारी अपना परिवार है, हमें उसकी चिंता करनी है। और प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ हमें दोबारा सत्ता दी है, जो भरोसा हमारे ऊपर जताया है, उस भरोसे को मेरा अपना मानना है कि परिवार से पहले हम उसे देखें, उस भरोसे को और आगे बढ़ाएं। हम पूरा प्रदेश आज हमारा परिवार है तो मैसेज आपने दे दिया। और पूरा प्रदेश हमारा परिवार है, तो हमें अपनी जो भी योजना बनानी है पूरे प्रदेश की जनता के एक परिवार के रूप में देख करके बनानी है। और ऐसा अगर हम सोचेंगे, बनाएंगे, तो उसका मैं मानता हूं कि उसका सकारात्मक परिणाम आएगा और हमारे जो स्टाफ है वो भी उसमें सहयोग करेगा, निश्चित ही करेगा। उनको भी सहयोग करना ही पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी ने 100 डेज का जो प्लान दिया है, सभी उसमें लगे हैं युद्ध स्तर पे और ये काम दिख भी रहा है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि 100 डेज से पहले आप पास हो जाएंगे? देखिए, 2-3 काम तो हमने कर दिए हैं। अभी हमारी प्रेजेंटेशन चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पे, लेकिन हमने तो 2-3 काम कर दिए। आप कल्पना नहीं करेंगे कि 136 कैदी जो न्यायालय के अर्थदंड में सज़ा काट रहे थे, मन में आया कि ऐसे कैदियों की व्यवस्था की जाए जो बेचारे अर्थ के अभाव में जेल काट रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहें, बाहर की दुनिया से दूर हैं। तो जब वो कैदी छूटे हैं, तो एक कैदी ने जब अपनी किसी हमारे पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास 11,000 रुपये का अर्थदंड था और मैं जमा नहीं कर पाया, 7 साल से सज़ा काट रहा हूँ। पता नहीं कब तक काटता। और वह कह रहा था कि मेरा बाहर कोई है नहीं दुनिया में। जब उसकी मैंने वार्तालाप सुनी तो हृदय मेरा द्रवित हुआ और मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा परमार्थ का काम कर दिया। ऐसे कैदी 136 छूटे हैं, वो उनका परिवार पैसा जमा नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं बहुत गरीब परिवार से होंगे जो 10-10 हज़ार, 11,000 रुपये जमा नहीं कर पा रहे थे। अब अंदाज़ा लगाइए कितना गरीब व्यक्ति होगा, 11,000 में 7 साल की सज़ा काट रहा है और आगे पता नहीं कब तक काटनी पड़ती उसे। तो ऐसे व्यक्ति जब छूटेगा और अपने घर परिवार के साथ या बाहर खुली दुनिया में जिएगा, तो कितना परमार्थ का काम, कितनी दुआएं वो देगा। दुआओं की बारिश आपके लिए हुई होगी। तो कल्पना नहीं कर सकते। उस दिन लगा मुझे कि राजनीति अच्छी सोच के साथ करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हम अच्छा कर रहे हैं। आपने सुना, क्या शानदार बातें, सोच सकारात्मक और गरीबी क्या होता है, लड़ने का जज्बा होना चाहिए। यही है संघर्ष की दास्तां मंत्री जी की। और उन्होंने जो काम किया वाकई ऐतिहासिक काम रहा। जो कैदी रिहा हुए होंगे, सोचिए मामूली रकम के चक्कर में वो 7 साल 8 साल से सज़ा काट रहे हैं। और अगर मंत्री जी का हाथ नहीं होता, शायद
कब तक सजा काटते कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन ये कैदी रिहा हुए, मंत्री जी के ऊपर दुआओं की बारिश जम के हुई होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि सकारात्मक सोच के साथ जेल और होमगार्ड विभाग में साथ ही साथ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।